हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन और आज हम करेंगे एग्जाम टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4th ऑफ क्लास 11 माइक्रोइकोनॉमिक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कंप्लीट चैप्टर की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो मैंने आपको होल चैप्टर की वीडियो में भी बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज मतलब चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस इनटू 100, और यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है कि डेल क्यू अपॉन डेल पी, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और आपस में जो बचे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, हम यहाँ पे ना माइनस साइन डिनोट लगाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है ये डिनोट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, ये हमें लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको पहली बात ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है और वो नेगेटिव में नहीं दिया हुआ, मान लो क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, और वो नेगेटिव में नहीं दिया हुआ है, तो आपको पहले उसको नेगेटिव में लेना है। ठीक है, अगर तो वो नेगेटिव में दिया हुआ है तो नहीं छेड़ना है, लेकिन अगर वो नेगेटिव में नहीं दिया हुआ तो आपको नेगेटिव मानना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन में अगर ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में दिया है, नेगेटिव में दिया है, तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना, नहीं लगाना। ठीक है, बट अगर वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया सिंपल 1 या 2, तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, ये दो बातें आप दिमाग में रख लो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। और एक और चीज़, ठीक है, मैंने आपको बताया फॉर्मूला ये होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू पी बाई क्यू। ठीक है, आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे, अगर तो उसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है और नेगेटिव साइन में दिया हुआ है तो ये नेगेटिव साइन मत लगाना, मत लगाना। ठीक है, लेकिन अगर उसने नेगेटिव में नहीं दिया हुआ तो आपको ये नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब देखो, इसमें एक चीज़ होती है, इस फॉर्मूले में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं ना, तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, ये नीचे एक्स कोऑर्डिनेट्स और ऊपर वाई कोऑर्डिनेट, तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लोप। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पीपीसी वाले कॉन्सेप्ट में, तो मैंने गुड वाई यहाँ रखा था यहीं पे और गुड एक्स मैंने यहाँ रखा था, और हम क्या निकाल रहे थे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे थे? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। याद होगा आपको, नहीं याद हो तो वीडियो जाके देख लो। ठीक है, वही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही स्लोप होता था। ठीक है, स्लोप ही होता है वो। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 याद करो, इंडिफरेंस कर्व, उसमें भी हम क्या निकालते थे? चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन सेक्रीफाइस ऑफ वाई अपॉन में गेन ऑफ एक्स, यानी गेन और सेक्रीफाइस क्या है? ये चेंज है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स से निकालते थे। ठीक है, उसमें भी हम स्लोप ही निकाल रहे थे, और कैसा था स्लोप? कनकेव था। स्लोप का नाम क्या था वहां पे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी हम स्लोप ही निकालेंगे। ठीक है, स्लोप हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में आप क्या प्लॉट करते हो? प्राइस प्लॉट करते हो कि नहीं करते? ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या प्लॉट करते हो? आप क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करते हो। ठीक है, तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स क्या हो गया? चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, और अगर मैथमेटिक्स में मैं चला जाऊं, बस उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स है, 11th क्लास में आप एक डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे जिसमें हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। वो डी वाई बाई डी एक्स यही होता है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स ही होता है। ठीक है, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन
straight line demand curve shows zero elasticity of demand. Is it true or false? Is it true or false? ठीक है, पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सोचो 2 मिनट के लिए। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, डिमांड कर्व ये, ठीक है, यहाँ आपका प्राइस, यहाँ आपका क्वांटिटी डिमांडेड, और ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये कैसा डिमांड कर्व है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे इन्फिनिटी है, ना कि जीरो। और ये इन्फिनिटी क्यों है, फॉर्मूला देखो ध्यान से, ईडी का फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन क्यू तो है, लेकिन चेंज इन पी क्या है, जीरो है, चेंज इन पी जीरो है। और मैथमेटिक्स में एक आप याद रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए ना, डिनोमिनेटर जब भी जीरो हो जाए तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका बहुत छोटा हो गया, कि उसने पूरी वैल्यू को बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन प्राइस जीरो होगा। तो आप लिखोगे, इसमें रीजनिंग लिखनी बहुत जरूरी है कि क्या लिखोगे आप, इट इज फॉल्स बिकॉज चेंज इन प्राइस इज जीरो, चेंज इन प्राइस इज जीरो, और देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड देयर, बस इतना ही लिख दो, देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड फॉर्मूले में डाल के दिखाना, डिनोमिनेटर जीरो दिखाना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहेगा if the slope of two demand curves is the same, ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से, प्लीज ध्यान दो, they show the same elasticity of demand। इसका मतलब यह है कि कोई दो डिमांड कर्व है आपके पास, मान लो एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दो डिमांड कर्व है, मान के चलो। और वो कह रहा है कि अगर इन दोनों के स्लोप सेम है, यानी डेल पी बाई डेल क्यू सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, तो क्या ये दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी सेम होगी। देखो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है आपका, मान लो इसका इलास्टिसिटी आपने निकाला डेल पी बाई डेल क्यू इंटू पी बाई क्यू, और इसका आपने निकाला, इसका भी ये निकाला, ठीक है, दोनों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो सेम ही फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपके ये दोनों फैक्टर इक्वल हैं, ये डेल पी बाई डेल क्यू दोनों के इक्वल हैं, तो क्या पूरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका पी बाई पी अपॉन क्यू भी तो है, ये पी अपॉन क्यू भी है, तो हो सकता है इसका पी अपॉन क्यू कुछ और हो सकता है इसका पी अपॉन क्यू कुछ और हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैनॉट बी सेम, डिमांड कैनॉट बी सेम of both demand curves because even if the slope is same, slope यानी del p by del q is same, initial price and initial quantity, initial price, ये initial price है ना p upon q, and initial quantity of both the goods may be different, ठीक है, because elasticity of demand depends on initial price and initial quantity also, because जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपका केवल स्लोप पे ही नहीं, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और क्वेश्चन में सिर्फ स्लोप की बात की गई है, ठीक है, उसने इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को भी अगर सेम बोला होता तो मैं कह देता कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों का इक्वल है, ठीक है, लेकिन उसने इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, कुछ बात नहीं बोली है, उसने बस स्लोप बोला है, डिमांड कर्व स्लोप दोनों का सेम है, ठीक है, बिकॉज ईडी डिपेंड्स ऑल्सो ऑन पी एंड क्यू, ठीक है, वही इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, व्हेन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व is infinity, price elasticity of demand is zero, price elasticity of demand
इज जीरो, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। अब बताओ, वीडियो पॉज करके खुद सोचो, मैंने आपको बता दिया स्लोप का मतलब। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपका ये है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, नेगेटिव साइन आप लगाओगे, ठीक है। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप आपका होता है डेल पी अपॉन में डेल क्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास डेल क्यू ऊपर है, तो डेल क्यू ऊपर है ना, उसको नीचे लेके आओ, कैसे लेके आओगे, यहाँ देखो 1 अपॉन डेल पी बाई डेल क्यू लिख दूँ मैं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए इतना कि मैं ऊपर से उसको सबसे नीचे भी लेके जा सकता हूँ और नीचे से सबसे ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, ऊपर से सबसे नीचे लेके गया, तो यहाँ आपका क्या बना, ये वैल्यू आपकी स्लोप बन गई, ये स्लोप है। तो क्या मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डी डी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो वही कह रहा है कि अब ये स्लोप जो है वो क्या है, वो जीरो है ना, नहीं, व्हेन द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज इन्फिनिटी। अब एक चीज़ और समझो, उसने ये नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बोल दिया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, तो इन्फिनिटी का ना मतलब पहले समझो, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, ठीक है। डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाती है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाती है, ठीक है, ये इन्फिनिटी का मतलब होता है। अब अकॉर्ड मैं इसको मिटा दूं थोड़ा ऊपर से, यहाँ देखो वो कह रहा है कि स्लोप इसकी ना, डिमांड करके स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है, तो इज इक्वल टू 1/1 इन्फिनिटी लिख दूं मैं इसकी जगह पी बाई क्यू, ठीक है, उसने यही बोला है स्लोप ऑफ डिमांड कर, और इन्फिनिटी की वैल्यू में ये लिख दूं, ये 1/0 लिख देते हैं, चलो इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 इंटू पी बाई क्यू। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ये जीरो सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मैंने आपको अभी भी बताया, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो जब ऊपर चला जाएगा तो मतलब जीरो न्यूमरेटर में आ चुका है। अब अगर जीरो न्यूमरेटर में आ गया और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई है तो ओवरऑल आंसर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपको यहाँ दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, आप स्लोप में इन्फिनिटी डालोगे मतलब 1/0 डालोगे। अब जैसी 1/0 आपने डाला, यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने 1/0 डाला तो ये जीरो चला गया सबसे ऊपर, और जब सबसे ऊपर चला गया तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आप सब जानते हैं कि वो जीरो ही आएगा। तो जब आपका आंसर जीरो आ चुका है तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, इसका मतलब इसका कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर उसने ये क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया कि डिफाइन मतलब ड्रॉ द कर्व आल्सो, ठीक है, तो आप लिखो बनाओगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब जीरो होता है, आपको याद होना चाहिए, जब चेंज इन प्राइस हो रहा हो लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेम रह रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक्सटेंड हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिखाओ भाई। when the slope of demand curve is zero, when the slope of demand curve is zero, price elasticity of demand is infinity। अब शायद ये क्वेश्चन आप बता दो, डिमांड इज इन्फिनिटी। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, स्लोप का फॉर्मूला, अगर आपको स्लोप फॉर्म में इलास्टिसिटी लिखते हैं तो मैं क्या लिख दूं, 1 स्लोप इंटू प्री स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप क्या है, डेल पी बाय डेल क्यू ही है, डेल क्यू को मैंने सबसे नीचे भेज दिया। अब वो कह रहा है कि द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जीरो, अब ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई, ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई, ठीक है। और अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1/0 इंटू पी बाई क्यू, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन ये होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है जो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब मेरी बात, मैं दो स्टेटमेंट लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, कि यहाँ देखो साइड में लिख रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो होता है उसमें जीरो आ जाए ना, तो ओवरऑल वैल्यू, पूरी वैल्यू को आप इन्फिनिटी बोलोगे, ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी बन जाती है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो ओवरऑल वैल्यू जीरो बनती है, ओवरऑल वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू जीरो बनती है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। दोनों का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, और 1/0 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। और अगर आपको मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो आप ये दो बातें याद रख लो इसको, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, वैसे अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स या कॉन्सेप्ट से चलोगे तो ईजी होगा आपके लिए, ठीक है, वरना याद रख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, चलो अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा कर दे।
at ₹26 per unit, the demand of the commodity, the demand for a good या commodity is 30 units, if the price increases from rupees 26 to 30 per unit, the demand decreases to 15 units. Calculate the ED. Calculate price elasticity of demand या ED. ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस के साइन के साथ डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, डिराइव करके भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया था ये फॉर्मूला। ठीक है, माइनस का साइन ऐसे रहने दो। डेल क्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, मतलब न्यू क्वांटिटी मतलब Q1 माइनस Q पहले की। डेल पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इंटू पी बाई क्यू, ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो उसमें क्या क्या गिवन है। 26 रुपये में डिमांड जो थी वो 30 यूनिट थी, मतलब पहले की डिमांड बता रहा होगा, पहले की डिमांड और प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 26 टू 30, मतलब अब प्राइस बढ़ के 26 से 30 हो गया, मतलब ये न्यू प्राइस है 30 रुपीज़ और डिमांड हो गई है अब 15 यूनिट्स, ये न्यू डिमांड है। ठीक है, ओके, देखो लगाओ आप फॉर्मूले में माइनस साइन के साथ लगाओगे आप। ठीक है, ये माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे आपको ईडी नहीं गिवन है। ठीक है, ईडी गिवन नहीं, आपको ईडी निकालना है। जब ईडी निकालना है, ईडी के बारे में कुछ गिवन ही नहीं है, तो माइनस साइन के साथ लोगे आप। Q1 क्या है? जो अब हुआ है डिमांड, यानी देखो यार मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा शायद से, या आ भी रहा होगा तो पूरी तरीके से नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ आपको लिए। Q1 है न्यू क्वांटिटी जो अब हो गई है, P1 है न्यू प्राइस जो अब हो चुका है, और जो P बाई क्यू लिखा है मैंने वो इनिशियल प्राइस है जो पहले था। इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, और इनिशियल मतलब पहले का। चेंज हम निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये न्यू है, ये इनिशियल है, ये न्यू है, ये इनिशियल है। अब लगाओ Q1, अब कितना हो गया? 15 रुपये, 15 यूनिट की डिमांड हो चुकी है। पहले कितनी थी? पहले 30 यूनिट्स की थी। प्राइस में क्या हुआ है हिसाब किताब? प्राइस अब हो गया 30, पहले कितना था? 26 इंटू पहले का प्राइस 26 अपॉन में अब की पहले का डिमांड, पहले का डिमांड क्या था? 30। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब आपको। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब सॉल्व यार इतनी तो गणित आनी चाहिए कि 15 माइनस 30 होता है आपका माइनस 15। ठीक है, ये माइनस साइन होगा साथ में। 30 माइनस 26 कितना होता है? 4 इंटू 26/30। तो 26/30 को किससे काटोगे आप? 2 से काटो। 2 1 2, 2 13 सा 2, 15 सा 13/15। ठीक है, 13/15 आ गया। और ये माइनस माइनस प्लस होता है। 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो वो माइनस माइनस 15 कितना हो जाएगा? +15 हो जाएगा। तो 15 इंटू 13 अपॉन में 4 इंटू 15, ये 15 से 15 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर होगा 13/4। 13/4 को आप निकालोगे, 4 3 12, 1.0, 4 2 8, 3.25 आ गया आपका आंसर। तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3.20 है। अब वो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, यहाँ पे नेगेटिव मत लगा देना, आपने नेगेटिव लगा दिया है ये फॉर्मूले में। ठीक है, कहीं आप बोलोगे नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव लगाना, ये गलती मत कर देना आप। ठीक है, जब आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दिया, नेगेटिव साइन लगाने के बाद निकाला है, तो ये जो आई यही आपका फाइनल है। ठीक है, यहाँ जबरदस्ती नेगेटिव मत घुसेड़ना। ठीक है, अब ये जो 3.25 है ये मोर देन 1 है, और मोर देन 1 को हम क्या कहते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ये ज़्यादा इलास्टिक है। अगर क्वेश्चन ये बोल देगी कॉमेंट ऑन दी इलास्टिसिटी, ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज मोर इलास्टिक बिकॉज इट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इट मीन्स मोर देन 1। ठीक है, 3.25 1 से ज़्यादा है ना, तो मोर इलास्टिक होगा, मतलब इसकी प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, नंबर कौन सा है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ प्राइस elasticity of demand is found to be -2, price falls from rupees 10 per unit to
₹8 per unit, find the percentage increase in quantity demanded। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। यहाँ आपने एक चीज गौर की कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसने दे दिया है नेगेटिव में, ठीक है। उसने जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको नेगेटिव में दे दिया है, ठीक है, तो ईडी आपका है -2। तो और उसने ये भी बोला है प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 रुपीज़ टू ₹8, तो मतलब आपका पी क्या है, पहले का प्राइस 10 है तो P1 क्या है, ₹8 है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब परसेंटेज चेंज का मतलब मैंने आपको बताया था, परसेंटेज चेंज किसको कहते हैं, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, यानी क्वांटिटी में चेंज अपॉन में पहले का क्वांटिटी यानी इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, यही होता है आपका परसेंटेज चेंज। और अगर आपको डेरिवेशन याद हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है मेरी, तो आप मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसी को तो डिराइव करके वही हमारा फॉर्मूला निकला था ना, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, ये इसी को डिराइव करके निकाला था, ठीक है। मैं डेरिवेशन में ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, लेकिन अब हमको निकालना है ऊपर वाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि यही होता है, ठीक है। ये दोनों येलो पार्ट सेम है। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो यहाँ क्वांटिटी डिमांड लिखा था, अब लिखूंगा चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितने का चेंज हुआ है, 10 - 8 पहले का प्राइस इंटू 100, ठीक है। निकालो ये -2। भाई देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ फॉर्मूले में आप नेगेटिव मत लगा देना, यहाँ पे कहीं कोई सोच रहा हो कि हमें नेगेटिव लगा दूं, नहीं, उसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी दे दिया नेगेटिव में आपको यार, ये रहा, नहीं दिया होता तो मैं लगाता, अगर उसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड टू बी 2 दिया होता ना, तो मैं लगा देता यहाँ नेगेटिव, लेकिन और मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला था कि जब भी क्वेश्चन में वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में खुद दे दे, आपको नहीं लगाना है, ठीक है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी नेगेटिव में दे दी है, तो आप पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, ये रहा देखो रेड मार्क में, अपॉन में 2 इंटू 100 हो गया ना, हो गया था ये, हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया -20, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर यहाँ आप डिनोमिनेटर में -20 डालने वाले हो, ठीक है। ईडी आपने, अब देखो ईडी की वैल्यू ये है आपकी, यहाँ करता हूँ सॉल्व, नीचे ही कर लो उसके, चलो यहाँ साइड में देखो, साइड में ईडी की वैल्यू आपकी -2 है जो कि दे रखी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपने कितना निकाला है, -20 निकाला है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ जाएगा आपका, +40, क्योंकि -20 इंटू -2 होगा आपको +40, ठीक है। 20 इंटू 40 माइनस माइनस प्लस होता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गया आपका 40% का चेंज हुआ है, यानी 40% का क्वांटिटी डिमांड आपका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि प्राइस यहाँ डिक्रीज हो रहा है, देख लो 10 से ₹8 हुआ है प्राइस, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया, आई होप आपको समझ में आया है। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड rises from ₹20 per unit to ₹23 per unit, its demand falls by 30%. Calculate price elasticity of demand, ठीक है। अगेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब सबको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, यही होता है। थोड़ा डिराइव कर दूं क्या मैं, देखो परसेंटेज चेंज का अभी भी पहले बताया, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, चेंज यानी क्यू डेल क्यू अपॉन में इनिशियल यानी पहले का क्यू इंटू 100, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज चेंज इन पी भी लिखोगे आप, डेल पी अपॉन में चेंज इन प्राइस मतलब अपॉन में पी यानी इनिशियल प्राइस इंटू 100 से 100 कैंसिल, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर जाती है और जो बच गए वो आपस में, तो सबसे नीचे वाली चीज़ के साथ सबसे ऊपर वाली चीज़ के साथ सबसे नीचे वाली चीज़, और जो बच गए वो आपस में हो जाएंगे, ठीक है, डेल पी इंटू क्यू, ठीक है। और यही होता है आपका फॉर्मूला नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात तो नहीं है ना, इलास्टिसिटी आपको गिवन तो नहीं है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में -2 गिवन थी, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है, फॉर्मूले में आप लगाओगे, ओके, ठीक है। और आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है व्हेन प्राइस ऑफ द गुड राइजेस फ्रॉम 10 to फॉल्स बाय 30%, तो आपको परसेंटेज दिया हुआ है। ये परसेंटेज का मतलब पता है क्या है, ये परसेंटेज का मतलब है बच्चे क्या, डिमांड फॉल्स बाय 30% ना, ये होता है परसेंटेज चेंज। अभी वही मैंने बताया, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये जो मैंने मार्क किया ना इंटू 100 के साथ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं 100 काटा था,
अब वापस लगा रहा हूँ, यही होता है आपका परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं इसको, ध्यान से समझ लो, प्लीज समझ लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इसको कहते हैं, और नीचे इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसी को परसेंटेज चेंज इन प्राइस कहते हैं। अब ये डेल क्यू का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, और डेल पी का मतलब होता है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। मैं लिखूँ ना तो चलेगा ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वही Q1 माइनस क्यू डेल क्यू, और P1 माइनस पी इज डेल पी। ठीक है, वो डेल मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है 30%, ये ग्रीन वाले पार्ट की वैल्यू आपको दी हुई है 30%। ठीक है, 30 ऊपर लिख दो शांति से। नीचे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस दिया हुआ है आपको, चेंज इन प्राइस 20 से 23 हो गया। ठीक है, मेरी बात सुनो, डेल पी का मतलब मैंने अभी आपको बताया P1 माइनस P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू 100। इसको मत देखो भैया, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले को। ठीक है, तो डेल पी की वैल्यू में डेल पी होता है P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू 100। ठीक है, ऊपर 30 आ रखा है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लास्ट डिमांड गिवन नहीं है। ठीक है, -30 अपॉन में नीचे 23 माइनस 20 अपॉन में 20 इंटू 100। ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक है, निकालो, सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका 530 का ऊपर माइनस के साथ, ठीक है, नीचे 3। आपका आंसर है, कुछ गलती की है मैंने, नहीं ये रहा ना कैलकुलेशन में ही, देखो, तो 3 इंटू 5 नीचे। ठीक है, आपका आंसर है -30 अपॉन में 15, दैट इज -2। तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में, कुछ गड़बड़ है, माइनस साइन तो आएगा ही, नीचे कुछ गड़बड़ है ना, प्राइस राइजेस फ्रॉम 20 टू 23। सही तो किया है सब कुछ, प्राइस राइज हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है +2, मतलब इसका जो फाइनल आंसर पीछे गिवन है +2। एक मिनट रुको जरा, कैलकुलेशन देखना तो मुझे, अगर वो चेंज इन क्वांटिटी हमने 30% ली हुई है, और चेंज इन प्राइस कितना है 23 माइनस 20, एक सेकेंड यार, फॉल्स बाय 30% है। फॉल्स बाय 30% है। मैंने एक चीज़ शायद से यहाँ ध्यान नहीं दी, वो तो नेगेटिव में मैं लूँगा ही। ठीक है, ठीक है, हाँ मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ये देखो, इसने बोला है फॉल्स बाय 30%। ठीक है, अब ये लाइन अब मैंने भी नहीं पढ़ा, मेरे से भी हो गई गलती। ठीक है, यहाँ तो मैं मान रहा हूँ मेरी गलती हो गई। नेगेटिव साइन यहाँ 30% के साथ आएगा, तो ये जो परसेंटेज चीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ये चीज़ ये आपका 30 नहीं -30 है। ठीक है, और ये माइनस साइन अलग से लगेगा, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, क्योंकि वही लॉजिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन नहीं है तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और ये फॉल्स बाय 30% आपको पढ़ना पड़ेगा यार, जब इसने बोल दिया कि डिमांड जो है उसकी फॉल हो रही है 30% से। ठीक है, 30% से, तो मैं बताऊँ इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही होगी, कि Q1 माइनस क्यू अपॉन में Q इंटू 100 करा होगा इसने। ठीक है, और ये फॉल कैसे करा होगा, क्योंकि ये Q1 ना छोटा था, ये Q1 छोटा था, तो आंसर इसका नेगेटिव में आया था। ठीक है, उसी से ये 30% आया है, तो इसीलिए इसने ये फॉल्स लिखा है, गिर गया है, मतलब इसका क्वांटिटी डिमांडेड इतना, तो ये Q1 जो है वो नेगेटिव था। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ लैंग्वेज पढ़ लेना, अच्छा हुआ मेरे से गलती होगी, ताकि हम और सीख पा रहे हैं इससे। ठीक है, देखो, अब ये -30 मैंने क्यों लिया समझ गया ना, क्योंकि उसका जो डिमांड है वो फॉल हुआ है, और फॉल हुआ है तो मतलब Q1 छोटा होगा Q से, तो जब Q1 छोटा होगा Q से तो आंसर आपका नेगेटिव में आने वाला है। तो नेगेटिव में क्या आ रहा है, नेगेटिव में 30 आ रहा है। ठीक है, और ये फॉर्मूले वाला माइनस तो चलेगा साथ में। नीचे आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही जो मैंने निकाला था शायद 23 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, अब सब सही जाएगा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये +30, नीचे क्या हो जाएगा 15, 3 अपॉन 3 इंटू 5। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 होगा। आपका आंसर आएगा पॉजिटिव का 2। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। यहाँ आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली है बाबू, यहाँ आपने निकाली है, इसलिए आप यहाँ जबरदस्ती नेगेटिव मत निकाल देना, लगा देना। ठीक है, जब क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन हो और वो नेगेटिव में नहीं है तो लगाना है नेगेटिव, अगर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अगर उसने नेगेटिव में ऑलरेडी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ कॉमोडिटी del P upon P is equal to minus 0.2 and the elasticity of demand is minus 0.6. Find the percentage change in quantity demanded. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ ईडी उसने ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ है, आपको मत लगाना, ठीक है, आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ईडी का फॉर्मूला लगाओ सिंपल, आप क्या होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब तो लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, इनटू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ऑलरेडी उसने नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मैं नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा, ये नेगेटिव साइन कोई लगाने की तो नहीं सोच रहा, मत लगाना अभी, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे दिया है नेगेटिव में, उसने बोला है मैंने निकाल के दिया है आपको, ठीक है। तो ये 0.6 है इज इक्वल टू, वो क्या बोल रहा है परसेंटेज चेंज, ये मतलब ये पूरी वैल्यू निकालनी है आपको, तो बस सीधा उसको वही लिख दो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे आपको दिया हुआ है ये -0.2, इसकी वैल्यू -0.2 है और इंटू 100 है, ठीक है। अब यार नेगेटिव साइन मत लगा देना बार बार, मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। सॉल्व करो इसको, -0.2 इंटू 100 कितना होता है ये, 2/10 इंटू 100, 20 हो गया, ठीक है, -20 आ गया नीचे, उस तरफ जाएगा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका हो गया -0.6 यानी 6/10 इंटू 20, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 12 आ गया, तो 12% से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गई है, मतलब 12% से आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी है, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि अब बड़ी क्यों है, देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब समझते हो आपकी P1 जो है वो कम है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो मतलब मेरी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ठीक है। हर एक पॉइंट हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे हर एक वर्ड को समझना और सुनना, ठीक है, ओके, ये हो गया। और कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय, छोड़ो इसको, डिमांड सीधा टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल आपको गिवन है Px, ये क्या हो गया, हाँ, Px 4 से 5 क्वांटिटी डिमांड नहीं, ये आपको गिवन है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा, ध्यान रखना, आपको गिवन है 600 से कितना, 525, एक सेकेंड, ओके, 600 से आपको कितना गिवन है 525, ऑलराइट, ठीक है। वो क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला, ठीक है। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है del Q अपॉन del P इंटू P बाई Q, यही होता है, और नेगेटिव का साइन साथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ओके, तो नेगेटिव का साइन मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास क्वांटिटी डिमांड तो नहीं है, प्राइस मेरे पास है, तो मैं del P भी निकाल लूंगा, 1 है, 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया ना, चेंज कितना है 1 का है, देख लो। अब क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि P इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, भाई मैंने जितने का प्राइस है मेरा और जितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा खर्चा आएगा, ठीक है, खर्चे का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अभी गिवन है आपको वैल्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी की कितनी, 600, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, प्राइस ये रहा, क्वांटिटी डिमांडेड का कॉलम मैं अलग से बना देता हूँ। अब अगर आपको क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यस, ठीक है, और एक्सपेंडिचर आपको गिवन है कितना है, ये 600/4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150, तो 150 यूनिट्स की पहली डिमांड थी और आप कितनी हो गई है, प्राइस बढ़ा है ना, तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, देखना 525/4 करोगे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है, 5 1 5 105 होगी, ठीक है,
डिवाइड करना तो आता है। तो 150 से 150 पहले थी और 105 अब हो गई, तो डेल क्यू निकालो, मतलब Q1 माइनस क्यू। ठीक है, 105 माइनस 150 कितना होता है ये होता है आपका 45। ठीक है, माइनस का, क्योंकि साइन बड़े का आता है। डेल पी निकालो, -1। ठीक है, 4 माइनस 5 इज, सॉरी 5 माइनस 4 ना, हाँ, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है, लगाओ, नेगेटिव साइन जो फॉर्मूले का है वो लगेगा, और ये -45 लगेगा, अपॉन में डेल पी कितना है 1 अपॉन, फिर ठीक है 1 हो गया पी बाई क्यू, और पी अब कितना है, अब का प्राइस नहीं, सॉरी 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 ओल्ड प्राइस, ये पी जो है वो ओल्ड प्राइस है, और ये क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी, ये ओल्ड प्राइस पता ही होगा आपको, ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, लगाओ, ओल्ड प्राइस कितना है आपका 4, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है 150। ठीक है, तो 45 इंटू 4 अपॉन 150 आपका आंसर है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 4 से 150 जाता है क्या, 4 इज 12, 150 नहीं, तो ये 5 से काटो, 5 9 45, 5 3 ठीक है, 36 अपॉन 30, 36 अपॉन 30। अब मैं 36 को तो ऐसे रहने देता हूँ, 30 को लिख देता हूँ 2 इंटू 15। ठीक है, इसको 2 इंटू 15 लिख दिया मैंने, तो ये 30 को डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ, 36 से नहीं करते, छोड़ो ना यार, पंगे लेना। 36 को लिख दो 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 15। ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ मैं, 3 1 से 3, 3 5 सा, ठीक है, अब सही हो जाएगा ना, 12 अपॉन 10 आ गया, तो यानी 1.2, 1.2 आ गया आपका, पॉजिटिव में आया। ठीक है, तो इट इज़ मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। अब यहाँ नेगेटिव साइन मत लगा देना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ ये बात, क्योंकि यहाँ आपने कैलकुलेट किया है, आपको गिवन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड राइजेस फ्रॉम ₹50 to ₹60 per unit, quantity demanded initially was 200 units, 200 units. What should be new quantity, the new quantity, मतलब नई quantity यानी Q1, so that elasticity of demand is unitary मतलब 1। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, इसने सिर्फ ये बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है। ठीक है, इसने ये तो नहीं बोला ना, इसने माइनस साइन तो नहीं दिया ना, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी गिवन हो और वो माइनस साइन नहीं गिवन है तो आपको लगाना है। ठीक है, लगाना है मतलब फॉर्मूले में लगाना है, या तो आप यहाँ लगा दो, ई डी इज इक्वल टू -1 कर दो, अगर आपको यहाँ नहीं लगाना तो फॉर्मूले में लगा देना, मतलब आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, यहाँ लगा दो, फिर यहाँ नहीं लगाना, फिर यहाँ मत लगाना। ठीक है, तो यूनिटरी बोला है तो आपको ई डी इज इक्वल टू -1 ले लो। ठीक है, सबसे बढ़िया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, या एक काम करो आप फॉर्मूले में लगाओ, फॉर्मूले में बात वही है, एक ही बात है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं देखूँ कि ईडी अगर मुझे गिवन है नेगेटिव है तो मैं फॉर्मूले में मैं लगाऊंगा नहीं, अगर ईडी अगर मुझे ईडी गिवन है नेगेटिव के बिना तो मैं नेगेटिव में ले लूँगा उसको। ठीक है, तो आपके हिसाब से मैं इसको अभी फॉर्मूले में ही लगाता हूँ, क्योंकि शायद बच्चों को ये ईजी लगता है कि आप फॉर्मूले में ही लगाओ। ठीक है, हम भी फॉर्मूले में लगाते हैं, तो मतलब यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू ई डी हमारे पास 1 है, डेल क्यू का मतलब होता है Q1 माइनस क्यू, और डेल पी का मतलब होता है P1 माइनस पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है, प्राइस ऑफ गुड राइजेस फ्रॉम, अब आपको P गिवन है 50 और P1 गिवन है 60, Q1 आपको निकालना है और Q आपको गिवन है 200। ठीक है, लगा दो, तो 1 इज, और ये माइनस साइन लगाना भूल गया मैं, फिर दोबारा माइनस साइन लगाओगे आप। Q1 कितना है, Q1 निकालना है, Q कितना है 200, P1 कितना है 60, P कितना है 50 इंटू 50 अपॉन में 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब ये नेगेटिव साइन को उस तरफ भेज दूँ, भेजना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मैथ्स। -1 इज इक्वल टू, अब ये 0 0 1 4, ठीक है, नीचे 4 हो गया और ये नीचे 10 हो गया। ठीक है, तो नीचे आपका आ गया Q1 माइनस 200 अपॉन में 40, ये 40 उस तरफ जाएगा तो -40, Q1 माइनस 200, ठीक है, 200 उस तरफ जाएगा प्लस 200 हो जाएगा, तो 40 प्लस 200 इज इक्वल टू Q1, और Q1 आपका आ गया 160, 160 यूनिट्स आप क्वांटिटी डिमांडेड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। देखो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होती है। ठीक है, पहले 200 थी, अब 160 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। गिवन ED is equal to -0.2 and
परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब उसने नेगेटिव साइन दे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, मत लगाना, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिड इज इक्वल टू 20, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर उसने बोला हुआ है ना, मतलब आपने पी क्यू माइनस पी वन इंटू क्यू वन माइनस पी क्यू अपॉन में पी क्यू इंटू 100 निकालना है, एक्सपेंडिचर का चेंज निकालना है आपको। अभी मत जाओ इसमें, बस ध्यान रखो अभी हम स्टार्ट इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसने ईडी गिवन है ना 0.2 और परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड गिवन है ना, ये इंक्रीज है भाई, ठीक है। ये माइनस 0.2 इज इक्वल टू इंक्रीज दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव में देने लेना है, 20% ऊपर आ गया पूरा, ठीक है। 20 इसका जो वो है इसके पीछे क्या था, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 की वैल्यू 20 दी हुई है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो पहले तो आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, ठीक है, डिनोमिनेटर में आता है, मतलब इसका क्या होता है, डेल पी अपॉन पी इंटू 100 होता है, ठीक है। अब निकालोगे आप इसको तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाएगा आपका 20 अपॉन में माइनस 0.2, ये माइनस इसका है, फॉर्मूले का माइनस नहीं लगाना है, मैंने आपको बता दिया है क्यों, क्योंकि उसने ईडी ऑलरेडी गिवन है माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा नहीं 10 अपॉन में 2 माइनस माइनस का 100%, ठीक है, माइनस 100 आ गया, मतलब 100% आ गया प्राइस हुआ है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया आपका 100, और ये नेगेटिव का है, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है, प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हुई है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है आपकी 20, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो प्राइस अगर 100 से डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 20 से बढ़ी है, इसका कहने का मतलब ये है, ये परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है। ऑल राइट, तो बच्चे अब आप मानोगे, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब देखो यहाँ लेट दी इनिशियल इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस में कितना ले लूँ, क्योंकि 100% से मुझे कम करना है, मतलब पूरा पूरा कम करना पड़ेगा, तो मैं इनिशियल प्राइस ना 200 ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें 100 कम करूँगा तो 100 बचेगा मेरे पास, ठीक है। अगर मैं 100 ले लेता ना तो 0 हो जाता वो, ठीक है, 100 माइनस 100 करना पड़ जाता, ठीक है। अब टेंशन मत लो, इनिशियल प्राइस आप 200 मानो और इनिशियल क्वांटिटी मानो 100, इनिशियल क्वांटिटी मानो 100, ठीक है। ये इनिशियल क्वांटिटी यानी पी और क्यू आपने मान लिया। अब मान के करना, अगर आपने इनिशियल प्राइस 200 रुपये मान लिया है, इनिशियल प्राइस आपने 200 रुपये माना है, ठीक है। अब आप इसमें इसका प्राइस जो है वो 100 रुपये से कम करोगे, इसका प्राइस जो है वो 100 रुपये से कम करोगे, क्यों, क्योंकि यही आपका परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस है, ठीक है। तो 200 माइनस इनिशियल प्राइस 100 है, तो न्यू प्राइस आपका कितना हो जाएगा, अगर इनिशियल प्राइस 200 है, सॉरी, तो न्यू प्राइस हो जाएगा आपका 200 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। ये है आपका न्यू प्राइस, ये है आपका न्यू प्राइस, ऑलराइट, ठीक है। एक सेकेंड, समझ गए आप, क्यों, क्योंकि देखो उसने बोला है परसेंटेज, हमने क्या निकाला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल दिया, तो ऑलरेडी हमने परसेंटेज निकाल दिया है, ठीक है। ये जो है ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही आपकी फाइनल वैल्यू है 100, ठीक है। अब आपको ये 100 रुपये से प्राइस कम हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर 100 रुपये से प्राइस कम हुआ है, अगर आपने पहले 200 माना है, इसलिए मैंने 100 नहीं माना प्राइस को, अगर मैं 100 मान लेता तो मुझे 100 रुपये घटाने पड़ जाते, जिससे 0 आ जाता, ठीक है। लेकिन मैंने 200 माना, तो अगर मैं 100 इसमें घटाऊंगा तो मेरे पास 100 बचेगा अभी, ये जो मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। इसीलिए अब ये आ गया आपका न्यू प्राइस, ओके, ऑल राइट। और न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, अब देखो न्यू क्वांटिटी के लिए, न्यू क्वांटिटी के लिए उसने हमने एक परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड आपको 20 दे रखा है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांडेड है ये 20, ठीक है। और आपने इनिशियल क्वांटिटी क्या माना है, 100 माना है, तो अब कितनी हो जाएगी 100 प्लस 20 दैट इज 120, ठीक है। ये आपकी न्यू क्वांटिटी है, ऑलराइट, ठीक है। तो आपके पास ओल्ड प्राइस है, न्यू प्राइस है, ओल्ड क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी है, तो आप ओल्ड एक्सपेंडिचर और न्यू एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी, यानी 200 इंटू 100 दैट इज कितना हो जाएगा ये 20,000, यस, ठीक है, 20,000, ओके। न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका, न्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका, कितना है आपका न्यू प्राइस 100,
और न्यू क्वांटिटी कितनी है 120, ना हो जाएगा ये 12,000। ठीक है, ओके, नीचे मैंने निकाल दिया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ऑलराइट, देखो इधर परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इज चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, यानी न्यू एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड एक्सपेंडिचर अपॉन में ओल्ड एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, न्यू एक्सपेंडिचर कितना है 12,000, ओल्ड कितना है 20, अपॉन में ओल्ड 20 इंटू 100, यानी -8,000 अपॉन में 20,000 इंटू 100। काटो, 1 2 3 4, 4 0 ऊपर से कट, 4 0 ऊपर से कट, आपका आंसर हो जाएगा -40%। तो मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितने से कम होगा 40% से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इफ ED इज इक्वल टू -0.4 एंड del Q अपॉन Q इज इक्वल टू -0.5, फाइंड न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड, न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड इफ इनिशियल एक्सपेंडिचर इज ₹150 ठीक है, अब आपने निकालना है न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनिशियल आपको गिवन है 1500। ओके, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर वाला सीन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ED आपको ऑलरेडी 0.2 गिवन, 0.4 गिवन है माइनस में। ठीक है, नो नीड टू टेक माइनस साइन अगेन। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यही होता है -0.4 del Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन में del P अपॉन P इंटू 100। ठीक है, अब ये 100 से 100 कैंसिल कर दें क्या? चलो कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको हम कर देते हैं तो एक काम करते नहीं करते यार, काम आएगा। ठीक है, काम आएगा। ये आपको गिवन है माइनस का 0.5 इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिख दूँ मैं डायरेक्ट इसको, और ये -0.4 है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस उस तरफ चला जाएगा, -0.4 नीचे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 100 अपॉन में 0.4 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, काटोगे इसको, 4 1 4, 4 25 ठीक है, तो 25 125, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 125%, 125। ठीक है, ऑलराइट, समझ गए आप? ओके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया आपका 125%। ठीक है, अब मतलब आप पहले प्राइस को क्या ले लोगे, प्राइस को आप ले लो 100। ठीक है, प्राइस गिवन है क्या पहले, तो न्यू प्राइस आपका क्या हो जाएगा 125 रुपये से बढ़ गया है आपका न्यू प्राइस। ठीक है, तो प्राइस प्लस प्राइस का 125%। ठीक है, या 100 मत मानो अभी, अब सीधा P मानो, लेट द इनिशियल प्राइस भी P। ठीक है, तो P कॉमन लोगे तो 1 + 125 अपॉन में 100। ठीक है, तो P मैंने क्या ओल्ड प्राइस को P माना, ध्यान रखना। ठीक है, ओल्ड प्राइस इक्वल टू P, तो ये हो जाएगा आपका 1.25, 1 + 1.25 दैट इज 2.25। तो P की वैल्यू, एक सेकेंड, P इंटू 2.25। ठीक है, ये आपका न्यू प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। ठीक है, सिंपल मैथ्स की है, कोई वो नहीं किया। आपका प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ 125% से। ठीक है, तो 125% प्राइस में हमने इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे देखो P + P का 125%, बस यही तो किया, और क्या किया है, ये न्यू प्राइस आ गया आपका। अब आपको क्या बोला है, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में क्या गिवन है भाई, क्वांटिटी कह रहा है कि वो -50% से क्वांटिटी कम हुई है। देखो मेरी बात सुनो बेटे, यहाँ पे ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आप निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे, ये आपको गिवन है, इंटू 100 कर दोगे, सिंपल, तो ये आपका हो जाएगा 50% नेगेटिव का। ठीक है, 50% का मतलब होता है पहले आपकी क्वांटिटी कुछ थी,
अब उसमें 50% की कमी हो गई है, क्यू का 50%, ये आपकी न्यू क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, न्यू क्वांटिटी मतलब ओल्ड क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी का 50% नेगेटिव माइनस कर दोगे, क्यू कॉमन लोगे तो 1 - 1/2। ठीक है, ये 50/100 1/2 होता है। ठीक है, तो ये क्यू इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी न्यू क्वांटिटी। आपके पास न्यू क्वांटिटी है, न्यू प्राइस है, ओल्ड प्राइस है, ओल्ड क्वांटिटी है, तो आप क्या चेंज इन एक्सपेंडिचर निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। ओल्ड प्राइस आपके पास पी है, ओल्ड क्वांटिटी आपके पास क्यू है, न्यू क्वांटिटी आपके पास क्यू/2 है, यानी क्यू इंटू 1/2 है, और वो न्यू प्राइस है आपके पास पी इंटू 2.5। ठीक है, समझे। तो अगर आप यहाँ तक समझ चुके हो तो आप परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर नहीं निकाल पाओगे। न्यू एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड एक्सपेंडिचर अपॉन में ओल्ड एक्सपेंडिचर, और अगर ओल्ड एक्सपेंडिचर इज पी इंटू क्यू और न्यू एक्सपेंडिचर इज P1 इंटू Q1, तो P1 इंटू Q1 माइनस पी क्यू अपॉन में पी क्यू। ठीक है, P1 क्या है आपके पास 2.25 इंटू पी था ना, हाँ इंटू पी था भाई, ध्यान रखना। न्यू प्राइस है आपके पास 2.25 इंटू पी, और न्यू क्वांटिटी क्या है आपके पास Q1 यानी Q/2 माइनस ये Q/2 की जगह आप लिख दो Q इंटू 0.5, या इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, चलो पी इंटू क्यू को ऐसे ही लिखो और ये नीचे पी क्यू को भी आप ऐसे लिखो। अब देखो ये पी और क्यू भी है यहाँ पे, तो ऊपर से पी और क्यू कॉमन आ जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ देखो नीचे पी क्यू अगर ऊपर से कॉमन आएगा तो आपका ऊपर बचेगा 2.25 इंटू 1/2 -1 अपॉन में पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, जब ये पी क्यू से पी क्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो यही है आपका फाइनल आंसर। जब कैंसिल करोगे आप तो उसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करके 2.25 ये 1/2 को लिख लो आप 0.5 -1। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। सॉल्व कर लोगे ना इसे, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। देखो 225 को ना पहले आप कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 5 = 25, 5 × 10 11 12 1125 आ जाएगा। तो 1125 पॉइंट कितने के बाद है, देखो पॉइंट के राइट साइड में डिजिट गिनो, 1 2 3, 3 है ना, 3 डिजिट यहाँ से छोड़ो, पॉइंट यहाँ लगेगा -1 करोगे तो आपका आंसर होगा 0.125। ठीक है, तो 0.125 है आपका परसेंटेज। क्या बोला था इसने, न्यू एक्सपेंडिचर निकालना है ना। ओके, तो एक काम करो, ये आपका आ गया परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका आ चुका है, इतने से ही आपका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ऑलराइट, 0.125 से। ठीक है, आप क्या करो, आप मैंने इंटू 100, सॉरी इंटू 100 नहीं लगाया था ना फॉर्मूले में, यहाँ इंटू 100 भी लगा दो तो ये इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.125 इंटू 100, लगाए नहीं तो ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5% से आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। आपको न्यू एक्सपेंडिचर निकालना है ना, देखो ओल्ड कितना था, ओल्ड आपका 1500 है, गिवन है ना, देखो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो 1500 का 12.5 से बड़ा है ना, आपका परसेंटेज से बड़ा है ना, देखो यहाँ मैंने इंटू 100 कर दिया है। तो 12.5 इंटू 15 कर लेना, ये आपका न्यू एक्सपेंडिचर है। करोगे तो इसका आंसर होगा आपका 125 इंटू 15, 5 5 25। अब सबको मिटा देता हूँ पहले मैं, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। वो 5 25 10 11 12 6, ये हो जाएगा 1 2 5 5 7 8, और पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट 187.5 1। एक सेकेंड यार, मल्टीप्लाई में भी दिक्कत हो रही है क्या, एक सेकेंड 5 25 10 5 25 10 11 12 6 7 हो गए, सही तो है। 18, क्या दिक्कत हो रही है, 1500 है या 15,000 है, यार ये 1500 तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो दो जीरो तो कैंसिल होंगे, तो ये तो इंटू यही होगा। एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ हो रही है।
अच्छा इसमें प्लस करना है, वो सॉरी सॉरी, सही निकाला सही निकाला, ये सही है, 187.5 है, ठीक है। अब आपका न्यू एक्सपेंडिचर होगा 1500 प्लस 187.5, ठीक है। निकालोगे इसको तो 0.5 प्लस करना तो आता है ना सबको, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, न्यू एक्सपेंडिचर निकल गया है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए गलतियाँ थोड़ी मिस हो रही हैं, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ रहा है बार बार। इफ़ आपके पास तो फुल फ्लैश पेज होगा तो आपको सारी वैल्यूज़ दिखेंगी, ठीक है। एंड डेल क्यू अपॉन क्यू इज़ 0.2, फाइंड न्यू expenditure on the good if initial expenditure was ₹2000। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। ईडी आपको गिवन है 0 पॉइंट माइनस का 4, ठीक है। डेल क्यू अपॉन क्यू आपको 0.2 गिवन है, तो इंटू 100 कर देते हैं और परसेंटेज चेंज इन प्राइस सिंपली नीचे लिख देते हैं। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, ये हो जाएगा आपका डेल क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू 0.2 इंटू 100 अपॉन में माइनस 0.4, ठीक है। परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस हो जाएगा, ये चेंज है भाई, ठीक है, 20 अपॉन में 4 यानी 50, यानी 50% से आपका प्राइस जो है वो कम हुआ है। ऑलराइट, तो 50% से आपका प्राइस कम हुआ है, ठीक है। तो मान लो पहले प्राइस था आपका P, अब 50% से कम हुआ है, तो P माइनस P का 50%, ये हो जाएगा आपका, P कॉमन लोगे 1 माइनस 1/2, 50/100 1/2 होता है भाई, तो ये हो जाएगा P इंटू 1/2, तो ये न्यू प्राइस है आपका, ठीक है। ये आपका न्यू प्राइस हो चुका है। आई होप सिंपल मैथ्स आपको आती है, तो इसको आप लिख सकते हो P इंटू 0.5P, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालो, वो कितना है, 0.2 गिवन है, तो 20% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। यार देखो ना, डेल क्यू अपॉन में क्यू कितना है इंटू 100, ऐसे निकालोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और जैसे जब ऐसे ही आप निकालोगे तो ये आपका 0.2 इंटू 100 करोगे, और 0.2 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्यू था, अब क्यू से 20% बढ़ गया है, तो क्यू का 20%, ठीक है। करोगे इसको तो क्यू कॉमन लोगे 1 प्लस 0.2, यानी क्यू हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो ये न्यू क्वांटिटी है आपकी। ओल्ड प्राइस क्या है P, ओल्ड क्वांटिटी का है क्या है Q। अब परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर निकालोगे, क्या होता है फॉर्मूला, न्यू एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड एक्सपेंडिचर अपॉन में ओल्ड एक्सपेंडिचर इंटू 100 होता है फॉर्मूला, ठीक है। चेंज इन एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर क्या है, P1 इंटू Q1। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ P इंटू 0.5 इंटू क्यू इंटू 1.2 और माइनस पी क्यू अपॉन में पी क्यू इंटू 100, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, प्लीज़ इतनी लिबर्टी मुझे दें। अब पी क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, 0.5 इंटू 1.2 माइनस 1 अपॉन में पी क्यू इंटू 100, ठीक है। कट कट, ये कितना हो जाएगा, 60 होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इसको ना पॉइंट को हम नीचे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम 5/10 और इसको करते हैं 12/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60/100, दैट इज 0.6, तो 0.6 माइनस 1, ठीक है ना, समझ गए ना। ये हो जाएगा आपका 0.4 माइनस में इंटू 100 आप करोगे, ठीक है, क्योंकि 100 है वहाँ पे। सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं यार, इतना घबराना मत, ठीक है। इस मैथ से, छोटी सी मैथ से, इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए। देखो आपने 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ी है, तो बेसिक मैथ सही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 100 कितना होता है, -40, -40% से जो है आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ठीक है। पहले कितना था, 2000, अब इसका 40% निकालो, 2000 का 40% बच्चे होता है 800,
ठीक है, 2000 में से 800 रुपये कम हुए हैं, 2000 में से 800 रुपये कम हुए हैं, तो आपका न्यू एक्सपेंडिचर है 1200। ठीक है, ये न्यू एक्सपेंडिचर इज 1200। सो विद दिस क्वेश्चन ऑल दी एग्जाम टाइप क्वेश्चंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, मैं और क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता इससे लेवल ऊपर टीचर को देना चाहिए, फिर टीचर देगा नहीं देगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, एक सेकंड। इन ठीक है भाई, समझ गए आप सारा। बस इसके बाद जो मेरी पूरे चैप्टर की वीडियो है, आप एक बार ही उसको देख लेना। उसमें भी क्या देखोगे, उसमें आप फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद करोगे, ये सारे न्यूमेरिकल्स करोगे इस वीडियो के। उस वीडियो में जाना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, और अब वेट करो नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू सो मच।